तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है एक्यूरेसी, प्रिसीजन और अनसर्टेनिटी। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं एक्यूरेसी क्या होती है। तो मान लीजिए आप लैब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है। तो हमको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना। और हम लैब के अंदर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमने एक्सपेरिमेंट करते करते जब वैल्यू निकाली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम क्या कहेंगे, हमारी जो रीडिंग आई है वो कैसी है, एक्यूरेट है। वो कैसे है, एक्यूरेट है। मतलब हमें क्या मिल गई, एक्यूरेसी मिल गई है। अगर प्रिसीजन की बात करें तो प्रिसीजन का हम दो या दो से ज्यादा सेट में निकालते हैं। अगर मान लीजिए हमारी वैल्यू आई 9.6, 9.61, 9.6, ये अगर हमारी वैल्यू आ रही है तो हम क्या कहेंगे इसको, ये वैल्यू कैसी है हमारी, ये वैल्यू है प्रिसाइज। भले ही ये एक्यूरेट ना हो लेकिन ये वैल्यू कैसी है, प्रिसाइज है, क्योंकि हमने तीन रीडिंग निकाली थी और तीनों रीडिंग जो है हमारे अप्रोक्सीमेट इक्वल आई है। इसका अगर मीन निकालेंगे तो क्या आएगा, 9.65 के करीब आ जाएगा, है ना। तो हमारी रीडिंग कैसी है, प्रिसाइज है। अब जब हम कुछ रीडिंग निकालते हैं, हो सकता है कुछ रीडिंग एक्यूरेट और प्रिसाइज आए। जैसे यहां पर हमने तीन वैल्यू निकाली, तो पहली वैल्यू हमारी 9.80 आई, दूसरी वैल्यू 9.81 आई, तीसरी वैल्यू आई है 9.82 आई। अगर हम इसका मीन निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 9.81 इसका मीन आ जाएगा। और ये अप्रोक्सीमेट सेम है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये कैसी है, प्रिसाइज भी है। ये कैसी है, प्रिसाइज भी है और ये एक्यूरेट भी है। हो सकता है कि अगर कोई वैल्यू हम निकालें तो ना तो वो एक्यूरेट आए ना प्रिसाइज आए। एग्जांपल, जैसे हमें निकालना था 9.81, हमारी है 9.2, 9.6, 10.5, इस तरह की अगर हमारी वैल्यू आती तो हम क्या कहेंगे, अगर इसका मीन भी निकालेंगे तो मीन 9.81 के करीब नहीं आएगा, तो हमारी वैल्यू कैसी है, एक्यूरेट भी नहीं है और प्रिसाइज भी नहीं है ना। तो ये समझ में आ गया। जब कुछ डेविएशन होता है, हमें कुछ वैल्यूज निकालनी पड़ती है लेकिन वो अगर एक्यूरेट नहीं आती है तो हम क्या कहेंगे, उसके अंदर क्या आ गई है, उसके अंदर अनसर्टेनिटी आ गई है। अब ये अनसर्टेनिटी बच्चों बहुत तरीके से आ सकते हैं। हो सकता है आपने जो स्केल यूज की हो वो फॉल्टी हो। जैसे कभी कभी आप क्या करते हो, कपड़े की स्केल लेते हो, वो कपड़े की स्केल क्या होती है, गर्मी के अंदर कारण वो स्ट्रेच होती है या बहुत बार बार यूज करने के कारण वो स्ट्रेच हो जाती है, तो वो आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे पाती। या फिर कुछ आपकी टेक्निक गलत हो, जिस तरह से आपको लेना चाहिए था मेजरमेंट उस तरह से नहीं लिया, या कुछ और रीजन हो सकते हैं जिसके कारण आपके मेजरमेंट में एरर आ रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी कहते हैं। अब बच्चों जब एरर की हम बात करें तो एरर दो तरह की होती है। पहली होती है बच्चों सिस्टमैटिक एरर। पहली कौन सी होती है, सिस्टमैटिक एरर, और दूसरी होती है रैंडम एरर। पहली कौन सी होती है, सिस्टमैटिक एरर, और दूसरी होती है रैंडम एरर। अब ये जो सिस्टमैटिक एरर होती है ये आती है आपकी गलत टेक्निक की वजह से, ह्यूमन एरर की वजह से, या एपरेटस एरर की वजह से, या आपने कुछ फॉल्टी टेक्निक यूज की है या इनपरफेक्ट रीडिंग की टेक्निक यूज की है, जिसके कारण जो एरर आती है उससे हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। और इस एरर को बच्चों हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिस्टमैटिक एरर को। तो सिस्टमैटिक एरर बच्चों कैसे आता है, उसमें पहला टाइप है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर वो एरर होती है जो आपने इंस्ट्रूमेंट यूज किया था एक्सपेरिमेंट के लिए, वो आपने सही से कैलिब्रेट नहीं किया है, यानी सही से उसको रखा नहीं है। जैसे आपको कुछ चीज का वजन मापना था, है ना, केमिस्ट्री की जब आप प्रैक्टिकल करो तो बहुत सी चीजों के आपको वजन मापने पड़ते हैं, लेकिन आपने जो वेइंग मशीन है उसको अगर जीरो उसका सही तरीके से सेट नहीं किया है तो आपका पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो खराब हो जाएगा।
क्योंकि आपको सही तरीके से रीडिंग नहीं मिलेगी। तो ऐसी जो एरर आती है कि गलत इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने की वजह से या फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट यूज करने की वजह से जो एरर आती है उसे कहते हैं हम इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरी आती है एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट टेक्निक। तो ये कैसे आती है, जैसे आपने अगर कोई एप्परेटस यूज किया है लेकिन वो गलत तरीके से यूज किया है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बीकर दिया है और बीकर में आपको किस चीज का वॉल्यूम गिनना है, लेकिन आपने बीकर को अगर टेढ़ा कर दिया तो आपको जो रीडिंग चाहिए थी वो आपको नहीं मिलेगी। तो ये क्या हो गया, आपने वो क्यों हुआ, क्योंकि आपने वो बीकर ही गलत पकड़ा था। तो ये क्या होते हैं, इनपरफेक्ट मेजरिंग टेक्निक होती है, जिसके कारण जो एरर आती है वो होती है एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट टेक्निक। तीसरा होती है बच्चों पर्सनल एरर, यानी ये ह्यूमन एरर भी कहा जाती है, क्योंकि अगर आप मान लो सही तरीके से स्केल नहीं पड़ा, आपको कुछ चीजें गिननी है, जैसे मुझे यहाँ पर एक लंबाई गिननी है, तो लंबाई गिनने के लिए मुझे यहाँ पर परपेंडिकुलर मैं देखूंगा तो ही मुझे सही रीडिंग मिलेगी, लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूंगा या यहाँ से देखूंगा तो मुझे सही रीडिंग नहीं मिलेगी। तो इसको ऐसी एरर को हम क्या कहते हैं, ऐसी एरर को पर्सनल एरर कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका रैंडम एरर। नेक्स्ट क्या आता है, रैंडम एरर। ये रैंडम एरर आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन कभी ना कभी ही एक आधी एरर आ जाती है रैंडमली, उसको हम कहते हैं रैंडम एरर। जैसे आप मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हो। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो सही तरीके से रीडिंग नहीं देता है। हो सकता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाए या रेजिस्टिविटी कम हो जाए, तो आपको सही तरीके से रीडिंग नहीं मिलती है। वो एरर जो होती है वो रैंडम होती है, यानी आपको वो डिवाइसेस को सही टेम्परेचर पे ही रखना पड़ेगा। हो सकता है और आप वो कभी भी कर नहीं सकते, टेम्परेचर कहीं ना कहीं वेरी हो जाता है जिसके कारण आपकी रीडिंग गलत हो जाती है। ऐसे एरर को हम कहते हैं रैंडम एरर। ठीक, अब देखते हैं बच्चों एस्टिमेशन ऑफ एरर को, यानी एरर को किस तरह से एस्टिमेट किया जाए या एरर को किस तरह से मिनिमाइज किया जाए, इसको हम देखने वाले हैं। तो अब देखते हैं एस्टिमेशन ऑफ एरर। एस्टिमेशन ऑफ एरर। एस्टिमेशन एरर के लिए मान लो हम n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो हमें रीडिंग मिली है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन AN तक की हमें रीडिंग मिली है। तो इसका अगर अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगा, ए मीन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN अपॉन N, ये हमें अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा। तो इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन n समीशन I इज इक्वल टू 1 टू n e टू n। ये हमें क्या मिल जाएगा, इसका फॉर्मूला मिल जाएगा अरिथमेटिक मीन का। अब देखते हैं बच्चों एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। अब देखते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो यहां पर हमें क्या मिल गया है, अरिथमेटिक मीन मिल गया। जब अरिथमेटिक मीन को हम इन क्वांटिटीज से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाता है एब्सोल्यूट एरर, और एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा ए से भी दिखाते हैं। तो डेल्टा A1 क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए मीन माइनस A1, डेल्टा A2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मीन माइनस A2। उसी तरह से डेल्टा AN की मिल जाएगा मॉड ऑफ ए मीन माइनस AN। इस तरह से हमारी क्वांटिटीज मिल जाएगी। अभी हम देखते हैं एब्सोल्यूट मीन एरर क्या होती है। अब क्या देखेंगे हम, एब्सोल्यूट मीन एरर क्या होती है। तो जो भी हमें ये एब्सोल्यूट एरर मिल गई है, जब इनको ऐड करके इसके नंबर ऑफ इंटीजर से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट मीन एरर मिल जाएगा। एब्सोल्यूट मीन एरर इज इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस
डेल्टा A3 प्लस सो ऑन डेल्टा N अपॉन N। इसका फॉर्मूला लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, 1/n समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू लेके n तक डेल्टा ए आई, ये मिल जाएगा आपको एब्सोल्यूट मीन एरर मिल जाएगा, राइट। अब हम देख सकते हैं जो हमारी ए की वैल्यू आई है, ए की वैल्यू कहां तक आई है, तो ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन तक आई है। यानी जो हमारी ए की वैल्यू रहेगी वो कहां तक रहेगी, उसकी रेंज क्या रहेगी, ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन से लेके ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन, यहां तक इसकी क्या रहेगी, ए की वैल्यू रहेगी, ठीक है। ए क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। अब देखते हैं रिलेटिव एरर क्या होती है। आप क्या देखेंगे, रिलेटिव एरर को, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या होती है, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन, ये हमें क्या मिलेगी, रिलेटिव एरर मिलेगी। और परसेंटेज इन रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100, ये हमें क्या मिलेगा, परसेंटेज इन रिलेटिव एरर मिल जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको, इसको नोट करिए। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को। अब क्या देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ओके, अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को। जब बच्चों हमें कोई क्वांटिटी गिननी होती है तो जनरली वहां पर 2 या 2 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज आती है, तो उनके बीच के जो एरर होते हैं वो किस तरह से देखें वो हम सीखेंगे अभी। जैसे मान लीजिए हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर, तो अगर हमें करंट निकालना है I इज इक्वल टू V अपॉन आर, तो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर भी कुछ एक एरर आ सकती है, और ये जो रेजिस्टेंस है इसके बीच में भी कुछ एरर आ सकते हैं। तो इनको कैसे निकाले वो हम देखेंगे। तो सबसे पहली टेक्निक है सम एंड डिफरेंस इन एरर, सम एंड डिफरेंस इन एरर। तो मान लीजिए हमारे पास 2 फिजिकल क्वांटिटी है, ए एंड बी, 2 फिजिकल क्वांटिटी है, इसके बीच में एरर आ रही है ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब ये डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर होती है ना। तो अगर हमारे पास फॉर्मूला दिया है z इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा जेड। डेल्टा जेड क्या है, दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद जो भी एरर आ रही है वो होती है, ठीक है। इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये आ जाएगी, है ना। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, z प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी मिल जाएगा। अब ए और बी की जगह पे अगर हम z पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी मिल जाएगा, ठीक। इसी तरह से अगर हम z इज इक्वल टू ए माइनस बी पुट करते हैं तो z प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी आ जाएगा, ठीक है। z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा जेड, इसको अगर रीअरेंज करें ए और बी को, a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए
प्लस माइनस डेल्टा पी आ जाएगा। ए और बी की जगह पे अगर हम जेड पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब यहां पर देखो बच्चों, डेल्टा जेड की 4 वैल्यूज आ रही है। वो 4 वैल्यूज कौन कौन सी है, यहां पर 2 वैल्यूज आ रही है, यहां पर 2 वैल्यूज आ रही है। इसको अगर कंबाइन करें तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी एक वैल्यू हो गई, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी दूसरी वैल्यू हो गई, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी तीसरी वैल्यू हो गई, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी चौथी वैल्यू हो गई। अब यहां पर देखोगे तो सबसे बड़ी एरर कौन सी है, जब दो एरर को ऐड करेंगे तो सबसे बड़ी एरर आएगी। तो z इज इक्वल टू डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी सबसे बड़ी एरर उभर के हमारे सामने आती है। ठीक, इसको नोट करिए। अब देखते हैं एरर इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन को। अब क्या देखते हैं, एरर इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन को। अब देखते हैं बच्चों एरर इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन। मान लो हमें दिया है z इज इक्वल टू ए बी दिया है, तो यहां पर अगर इसकी एरर को ऐड कर देंगे तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए बी प्लस माइनस डेल्टा बी आ जाएगा, है ना। डेल्टा क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, राइट। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे यहां पर करते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी आ जाएगा। ठीक, अब यहां पर सभी टर्म को अगर हम ए बी से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर मिल जाएगा 1, यहां पर z अपॉन ए बी प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1 प्लस ए से ए मर गया यहां पर, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस बी से बी मर गया, डेल्टा ए अपॉन ए। और यहां पर बच्चों आपकी जो एरर है पहले ही बहुत छोटी होती है, अब जब इसका प्रोडक्ट कर लोगे तो वो और छोटी आ जाएगी, इसलिए इस टर्म को हम निगलेक्ट कर देते हैं। अब इसको z अपॉन ए बी क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि z की वैल्यू क्या है, ए बी है। 1 प्लस डेल्टा z अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। तो इस 1 से 1 मर गया, तो हमारे पास क्या आ गया यहां पर, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन ए बी की जगह क्या लिख देंगे, जेड लिख देंगे, इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। अब यहां पर भी जैसे पिछली बार निकाली थी वैसे ही यहां पर भी 4 वैल्यूज निकलेगी, तो वो हमारी सबसे बड़ी एरर क्या रहेगी, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये हमारी सबसे बड़ी एरर उभर के सामने आएगी। ठीक है, इसी तरह से हम डिवीजन को भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो प्रोडक्ट को किस तरह से निकालेंगे ये हम देखेंगे, राइट।
अब देखते हैं बच्चों, एरर ड्यू टू पावर इंडेक्स ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। इसमें हमें क्या दिया है, समझिए मान लीजिए z इज इक्वल टू ए क्यूब आ रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, a लिख देंगे। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन a आ जाएगा, है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए हमें मिलके आ जाएगी वैल्यूज। ठीक, अगर यहां पर n क्वांटिटीज हो ए टू द पावर n, तो यहां पर क्या आ जाएगा, n इंटू डेल्टा ए अपॉन ए आ जाएगी। ठीक, अगर मान लीजिए z इज इक्वल टू पी टू द पावर n, q टू द पावर r और c टू द पावर d हो, तो इसकी एरर कैसे निकलेगी हमारे, n इंटू डेल्टा p अपॉन p प्लस r इंटू डेल्टा q अपॉन q प्लस माइनस d इंटू डेल्टा c अपॉन c, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहां तक हम देखा है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे सिग्निफिकेंट वैल्यूज और सिग्निफिकेंट नंबर्स को। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।